वालेकुम, मेरा नाम है उमर हमीद और आज हमारे साथ हैं मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ जो है मेरे फ़ोन में अगर मैं पूछूं तो उनका नाम है यूसुफ उस्ताद, और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो मेरे बिज़नेस कोच हैं। और आज से 3 महीने पहले मैंने बिज़नेस कोचिंग इनसे लेना स्टार्ट की। उससे पहले एक बुक इनकी लॉन्च हुई थी रोड मैपर के नाम से। मैंने वो बुक ख़रीदने वालों में मेरे ख्याल में पहले 10 ऑर्डर्स मेरा ऑर्डर होगा। तो उसके बाद वो रोड मैपर बुक मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि यार मतलब आपकी एक चीज़ होती है कि जो कि आप डॉट्स कनेक्ट करते करते एक रिज़ल्ट तक पहुंचते हैं, आप एक डिसीजन तक पहुंचते हैं। और वो मैं ये कहता हूँ कि वो इस चीज़ में माहिर है। ठीक है, फिर मैंने उनसे कंसल्टेशन ली। कंसल्टेशन सेशन के बाद मैंने बिज़नेस कोचिंग इनसे स्टार्ट की, मंथली सेशंस इनसे यानी कि उनके बुक किए, और अब हम रेगुलरली बिज़नेस कोचिंग कर रहे हैं। तो चलते हैं यूसुफ उस्ताद के पास और बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सर ठीक। मुझे ये बताएं कि आपकी इनिशियल एजुकेशन कहाँ पे थी, कहाँ पे आप पैदा हुए हैं? वैसे आप मुझे लग रहे हैं कि आप स्टार्ट से इस्लामाबाद में, लेकिन अब आप बताएंगे। हाँ, इस्लामाबाद में पैदाइश हुई, और बल्कि पैदाइश में बुखास में हुई, इस्लामाबाद में शिफ्ट हुए और तकरीबन यहाँ पे ही सारा बचपन गुजरा है। और स्कूलिंग आईसीबी से, जहाँ से आप पढ़े आपके सीनियर में से हैं। अच्छा। राइट, तो 1999 से मतलब वहाँ पे मैट्रिक किया, उसके बाद निकल आए थे। आईसीबी की अलुमनाई भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना? स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज हमारा टोटली अनस्क्रिप्टेड है, ठीक है? और क्योंकि मुझे लगता है कि हम बगैर स्क्रिप्ट के भी अच्छे खासे बात कर लेंगे, अब तो हमें आदत हो गई है। मज़ा ही बगैर स्क्रिप्ट के आता है ना। अब हमें आदत भी हो गई है। सही है, अच्छी अच्छा, बात। मुझे ये बताएं, हर बंदा चाह रहा है कि यार वो स्टार्ट करे, स्टार्टअप स्टार्ट करे और सॉफ्टवेयर हाउस खोले, या फिर वो मीडिया एजेंसी खोले। क्या करे वो? कहाँ से स्टार्ट करे? पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? अच्छा, अगर हम इसके पीछे जाएं, हर बंदे को अगर आप एक्सप्लेन करें। हाँ, हर बंदे को। अब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि लेट सपोज अगर फ्रीलांसर है, कोई फ्रीलांसिंग में गया हुआ है, अभी उसकी फ्रीलांसिंग की दुकान नहीं चली हुई, लेकिन वो चाह रहा है कि यार अब मुझे सॉफ्टवेयर हाउस खोल देना चाहिए। अभी उसने 2 प्रोजेक्ट किए हैं, लेट सपोज। सही है। अच्छा, स्टार्टअप का इस तरह है, और ये जो फ्रीलांसर जब स्टार्टअप में मूव करते हैं उसकी स्टेजेस हैं, और अगेन रोड मैपर बुक के अंदर डिस्कस भी किया हुआ हमने। हेल्प स्टेज, बिल्ड, ग्रो। हेल्प स्टेज वो स्टेज है जिसके अंदर जब आपकी इनकम कम है और आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको हेल्प स्टेज कहते हैं। और यहाँ पे अगर लोग, और ख़ासतौर पर फ्रीलांसर इस कैटेगरी के अंदर हैं, तो यहाँ पे आपका जो की गोल होता है वो गोल होता है कि जनाब अपना किचन चला सके। और जब हम बिल्ड की स्टेज में जाते हैं, जहाँ पे आपकी इनकम ज़्यादा होती है और एक्सपेंसेस कम होते हैं, वहाँ पे जिस नाम से भी जाता है कि बिल्ड, वहाँ पे हम स्टार्टअप को या कोई बिज़नेस को बिल्डअप करने की तरफ फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको वसाइल, इन्वेस्टमेंट, रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो 2 क्लाइंट अगर आपके पास हैं, और अगर वो बड़े क्लाइंट्स नहीं हैं, छोटे क्लाइंट्स हैं, और आप उसको खुद मेंटेन कर रहे हैं, तो सोलो एंटरप्रेन्योर भी एक अच्छी जर्नी है। और स्टार्टअप का एक टाइम आता है, और अक्सर केसेस हमने जो देखे हैं ना, जब हम कोचिंग कंसल्टेशन में जाते हैं, कि वक्त से पहले स्टार्टअप बिल्डअप करने की तरफ चले जाते हैं। वक्त से पहले से मुराद ये कि अभी तक आपके सिस्टम ऐसे नहीं बने, आपकी स्किल इतनी डेवलप नहीं हुई है कि आप बड़े क्लाइंट्स को, बड़े प्रोजेक्ट्स को, बड़ी लोगों को हैंडल कर सकें। और आप जब उससे पहले स्टार्टअप बनाने की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं, तो वो आप लोड या प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, काम को डिलीवर नहीं कर पाते। और हमने जब बुक के अंदर डिस्कस किया है, एक लेवल आता है, पहला होता है टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, कि आप खुद काम कर रहे हैं। फिर आता है मैनेजरल एंटरप्रेन्योर, कि आप लोगों से काम करवा रहे हैं। फिर आता है उसके बाद ओनरशिप वाला। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि जब आप मैनेजरल लेवल पर मूव करते हैं, अक्सर लोगों के पास मैनेजरल स्किल्स नहीं होती। खुद से काम करना एक अलग बात है, लोगों से काम करवाना एक डिफरेंट आर्ट है। और इस स्किल ना होने की वजह से भी अक्सर बिजनेसेस जो है ना वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। सो पहले अंडरस्टैंड करें किस लेवल पर है, और फिर उसके हिसाब से मूव करना ज़रूरी है। अब लेवल की आपने बात की, रोड मैपर ग्रुप मैंने पढ़ना स्टार्ट की थी, और मैं पहले जो आपके ऑर्डर्स आए होंगे मेरे ख्याल में 5 से 6 उनमें मैं होऊंगा। मैंने जब स्टार्ट की तो मुझे 3 साल बिज़नेस करते हुए हो गए, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि मैं बिल्ड स्टेज पे हूँ या फिर मैं ग्रोथ स्टेज पे हूँ। चाहिए। अब मैंने तो आपसे कांटेक्ट किया है, हर बंदे की आपसे रसाई, आप तक रसाई नहीं होती, तो फिर वो किस तरह से डिसाइड करे, कहाँ पे उसको पता चलेगा? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि बिल्ड स्टेज वो है जिसमें आपकी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, राइट।
और ग्रोथ स्टेज ये है कि यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा हो जाता है, इनकम भी ज़्यादा है, आपका एक्सपेंसेस कम है लेकिन मार्जिन ज़्यादा हो जाता है। और इसके बाद एक और स्केल है जो स्केल स्टेज कहते हैं। ग्रो और स्केल का फ़र्क हमें समझना ज़रूरी है कि ग्रो के अंदर आप नए नए रिसोर्सेज लगा रहे हैं, आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ नहीं कर रहा। स्केल के अंदर आपने ऑलरेडी रिसोर्सेज लगा दिए हैं, आप उनसे आउटपुट ज़्यादा ले रहे हैं। जिस तरह आपने हायरिंग की, 50,000 रुपीज़ में आपने कोई बंदा हायर किया, अभी हो सकता है वो काम 8 आवर्स में करके दे ग्रोथ स्टेज के अंदर। स्केल स्टेज पे आप जाते हैं तो वो बंदा आप सीख चुका है, ट्रेंड हो चुका है, अब हो सकता है वो 2 आवर्स के अंदर वही काम करके दे, वही सैलरी आप पे कर रहे हैं, राइट, लेकिन अब आपके पास वहाँ पे स्केल हो रहा है। अब जब आप अभी जिस तरह आपकी बात करें और जो ग्रो और हेल्प बिल्ड और ग्रोथ के अंदर, बिल्ड के अंदर आपका फाउंडेशन ऐसा बिल्डअप हो चुका होता है जिसके अंदर जो हमने की एलिमेंट की बात की है कि आपके पास मैनेजरल स्किल्स बिल्डअप हो चुकी होती है, जिसमें आप हायरिंग, लोगों से काम, डेलीगेशन वाला पार्ट जो सबसे बड़ा पार्ट है ना बिल्ड के और ग्रो के अंदर जाने के अंदर, वो आता है डेलीगेशन वाला पार्ट। जब आप बिल्ड कैटेगरी के अंदर डेलीगेशन वाला पार्ट और मैनेजरल स्किल्स को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तब आप नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं जहाँ पे आप ग्रो करने की तरफ जाते हैं। और ग्रोथ के अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि बिल्ड के अंदर कुछ ऐसे फाउंडेशंस के ऊपर आपने स्ट्रेटजीज़, SOPs के ऊपर वर्कआउट किया होता है जो आपको ग्रोथ के अंदर हेल्प आउट कर रही होती हैं। और यहाँ पे एक और बड़ा क्राइटेरिया जो हम क्या कहते हैं सेट करने जाते हैं ग्रो के अंदर, अक्सर बिजनेसेस ग्रोथ में आने से पहले स्केल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि जनाब हमें प्रॉफिट पहले आना शुरू हो जाए, ज़्यादा प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, और प्रॉफिट खींचने के चक्कर के अंदर उन्होंने ग्रो के अंदर वो SOPs, वो सिस्टम्स नहीं बनाए हुए होते जो सस्टेन कर सकें, जिसकी वजह से वो वहाँ पे स्केल में जाने की वजह से फ्लॉप होना शुरू हो जाते हैं। और जब तक आपने कोई चीज़ बिल्डअप नहीं, जिस तरह हम आपके साथ हम वर्कआउट कर रहे थे, आपने फाउंडेशन में बहुत सी चीज़ें बिल्डअप कर ली थी। अब आपको ग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यार क्लाइंट एक्विजिशन, हाँ, जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी हमने देखी, और यहाँ पे 4 पार्ट्स बताना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस की ग्रोथ के लिए पहला एलिमेंट चाहिए लीड्स, दूसरा एलिमेंट चाहिए कन्वर्जन, तीसरा एलिमेंट चाहिए असेंडिंग के उसी कस्टमर से आप रिकरिंग जो है ना, उससे रिकरिंग से मुराद ये कि और कोई प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, सेम कस्टमर है, उससे ज़्यादा आप जिसको हम कहते हैं लाइफ टाइम वैल्यू आप ज़्यादा ले रहे हैं, और फिर आता है रिकरिंग। अब ये 4 स्टेप्स हैं, और जो सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है वो लोग लीड वाला जो पार्ट है उसको मिस कर देते हैं, और वो 1 2 3 4 क्लाइंट्स के साथ बैठते हैं और समझते हैं कि जनाब ये क्लाइंट्स हमेशा रहेंगे, और जब वो जाते हैं तब उनको रियलाइजेशन होती है कि यार हमारा तो बिज़नेस था ही नहीं, हम तो 2-3 क्लाइंट पे सस्टेन कर रहे थे और वो पे ग्रो नहीं कर पाते। तो जो पहला एलिमेंट हम जब ग्रो पे काम करते हैं और सारी चीज़ में कि लीड का सिस्टम को फिक्स करते हैं, और यहाँ पे एक और बड़ी स्ट्रेटजी हम जब वर्कआउट करते हैं, लेट्स सपोज के 1000 आपके पास लीड्स आई, आपने कन्वर्जन की 10% की, $100 आपकी सेल प्राइस थी, आपका रेवेन्यू बन गया $10,000। अब अगर आप सिर्फ कन्वर्जन के ऊपर, पहले तो अगर आपको, अक्सर लोगों को बिजनेस में पता ही नहीं होता कन्वर्जन कहाँ हो रही है, सेल्स किधर हो रही है, क्लोजिंग किधर हो रही है, वो पूरा एक लूप, पूरा प्रोसेस है। जब आपको समझ आ गई कन्वर्जन कहाँ हो रही है और कैसे होती है, अगर आप सिर्फ कन्वर्जन को 10% से 20% इंक्रीज़ करते हैं, लीड्स वही आ रही है 1000, लेकिन आपने कन्वर्जन को फोकस होके कन्वर्जन ज़्यादा क्लोज कर ली, अब और आपकी सेल प्राइस भी वही 100 है, लेकिन आपका रेवेन्यू पता है कितना हो गया? $20,000। 10% कन्वर्जन पे $10,000 था, 20% कन्वर्जन पे $20,000 आ गया, 100% जो है ना एक तरीके से आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, जस्ट आपने फोकस किया कन्वर्जन के ऊपर। और हम जब काम करते हैं तो हम लीड्स तो जो आ रही हम पहले ये देखते हैं यार जो फ्लो आ रहा है उसमें क्या चीज़ों को फिक्स किया जा सके ताकि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए। मोस्ट ऑफ द बिजनेस के अंदर पहला लीड के अंदर फ्लॉ है, लीड का ही नहीं पता कहाँ से आ रहा है, ख़ास तौर पर जब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है तो चल रहा है। और ये जब मैं इनसे अक्सर ये कहता हूँ, आप प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है ना, ज़रा पानी को टेस्ट करना है ना, डायरेक्ट क्लाइंट्स तो अप्रोच करके देखें, आपको लग पता जाएगा कि आप कितने पानी में, ठीक है। और अगर हम जब आपके साथ भी वर्कआउट कर रहे हैं और आगे भी हम क्लाइंट्स के साथ वर्कआउट करते हैं, जब सेकंड टियर पे वर्कआउट करते हैं कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी से जब निकलना है, तो हम डायरेक्ट क्लाइंट्स के लिए आपको पोर्टफोलियो और दूसरी चीज़ों को निच की आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, और जब तक वो नहीं होगी आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो अगेन इट्स अ बिग प्रोसेस जिसके अंदर ऐसे ऐसा मूव फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सॉफ्टवेयर हाउस, अब लेट्स सपोज थोड़ा सा
बेसिक की तरफ जाते हैं। अगर कोई ब्लॉगिंग कर रहा है और वो एक दो कंटेंट राइटर रखता है, उसके बाद वो उसको कह देते हैं कि ये कंपनी है और ये बिल्ड स्टेज में ब्लॉगिंग से अच्छा खासा आ रहा है, जिस भी वे से आ रहा है, ठीक है, और उसको अब वो ग्रोथ स्टेज पे लेके जाना चाह रहा है, तो वो हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब वो कंपनी उसकी फाउंडेशन नहीं है, वो बस उसका चल रहा है, मतलब एक अगर काम चल रहा है, कंपनी नहीं है प्रॉपर, उसका वे नहीं है कमाने का, लेकिन बस आ रहा है, तो वो कह रहा है कि कंपनी और अब इसको ग्रोथ स्टेज में लेके जाना है, तो ये पॉसिबल है। दूसरा, आजकल बड़ा शोर मच रहा है कि यार डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाएं, क्योंकि हम ज़्यादा फोकस इसी पे करेंगे ना। अगर सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ जा रहे हैं या किसी भी कंपनी के क्लाइंट को एक्वायर किस तरह से करना है, डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, लेकिन कोई भी ये बात नहीं कर रहा कि उन डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल किस तरह से करना है। बना तो मैं लूँगा, मतलब मैं घर पे बैठ के 10 प्रोडक्ट बना लूँ, मैं क्या कर लूँगा, उसको सेल किस तरह से करना है, कहाँ से उसको, उसके लिए लीड्स लेके आनी है। आपने भी लीड्स की बात की, लीड्स लेके कैसे आनी है। अच्छा, पहले सवाल पे आते हैं कि आपने कहा कि एक बंदा है, उसने ब्लॉगिंग स्टार्ट की और उसने 2-3 बंदे रख लिए हैं, अब वो ग्रोथ की तरफ जाना चाहता है। हमने बिल्ड में एक तो इनकम की बात की ना, हम बिल्ड में एक और चीज़ की बात करते हैं, आर यू बिल्डिंग समथिंग, कि कोई चीज़ बिल्डअप की है वहाँ पे को एग्जैक्टली। ये बिल्ड का जो नाम भी रखा गया वो इसीलिए क्या है, व्हाट हैव यू बिल्ड हेयर। अगर आपने फाउंडेशन पे कोई चीज़ बिल्डअप ही नहीं की है तो ग्रोथ किसके लिए करना चाह रहे हैं, राइट। तो ये एलिमेंट भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपने लेट सपोज कोई चीज़ क्रैक डाउन कर ली, जैसे मैं वेबसाइट फ्लिपा सुपर सेलर आ गया, वहाँ पे वेबसाइट्स का सिस्टम हमें समझ आ गया कि किस तरह बिल्डअप होती हैं, किस तरह सेल आउट होती हैं, और एक पूरा लूप चलता है कि आपको अच्छा आरओआई वो दे देता है। अब ये एक सिस्टम बन गया, अब इसके अंदर तो ग्रोथ हो सकती है। हाँ, अगर ब्लॉगिंग के अंदर आपने कोई सिस्टम बना लिया है और आपको समझ आ गई है कि यार ये चीज़ मैं बिल्डअप करना चाहता हूँ, तब तो ग्रोथ है। लेकिन आपको जब पता ही नहीं है कि यार मैं तो सिर्फ कंटेंट राइटर रख ली हैं, आप ब्लॉग, अक्सर केसेस में क्या होता है कि देखा देखी वाला जो काम एलिमेंट है बहुत ज़्यादा, कि आपने देखा कि सारी दुनिया लेट्स सपोज ब्लॉगिंग से पैसा कमा रही है, आपने कहा मैं भी बंदे रख लेता हूँ, घुस जाता हूँ, बंदे रख लेता हूँ, राइटर रख लेता हूँ, सिर्फ कंटेंट लिखना है, आज तो एआई आ गया और कंटेंट लिखना है और रैंक कर लेना और हो जाता है। लेकिन जब आप स्टेप इन करते हैं तो आपको पता चलता है जाना आप ये कहानी इस तरह तो नहीं है, और आप बैठे हैं और भी दुनिया बैठी है और रिसर्च करके बैठी हुई है कि किस तरह रैंक करना है, क्या चीज़ें। तो पहला एलिमेंट अगेन वही बिल्ड के अंदर कि वो डू यू हैव द स्ट्रक्चर, कोई चीज़ बिल्डअप की है तब हम ग्रोथ में जाएंगे। अगर कोई चीज़ बिल्डअप नहीं किया तो फिर आप नहीं ग्रोथ की तरफ जा रहे, क्योंकि कुछ है ही नहीं आपके पास। और अक्सर किसी में सिर्फ हवा होता है, कुछ भी फाउंडेशन में काम नहीं होता, क्योंकि आप, अच्छा एक और चीज़, ये नहीं है कि आपने एक दिन में कर लिया, आपको बिल्ड कैटेगरी में कम से कम 2 से 3 साल का टाइम लगता है, क्योंकि वो लर्निंग फेज़ है, उसमें बहुत सी चीज़ें चलेंगी, कुछ आपके जैक्स लगेंगे, कुछ आपके फ्लॉप्स होंगे, बल्कि अक्सर फ्लॉप्स होंगे। वो फ्लॉप्स होना ज़रूरी है कि आपको लर्निंग लेसन्स मिलते हैं, वो लर्निंग लेसन्स आपको हेल्प आउट करते हैं कि ग्रोथ पे आप जाएंगे और मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो ये एलिमेंट उसके अंदर आता है। ठीक है, और बिल्ड स्टेज वही होता है ना जहाँ पे आप ग्रो भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप नीचे भी जा सकते हो। अब देखें बिल्ड के अंदर क्या होता है, आपको मल्टीपल चीज़ें ट्राई करते हैं, आप मल्टीपल चीज़ों को ट्राई कर रहे हो तो कुछ एक दो चीज़ें आपकी चलेंगी। अच्छा, उस एक दो चीज़ों में भी आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा किस पे फोकस करना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है ग्रोथ में जाने से पहले, बिल्ड स्टेज पे ये आइडेंटिफाई करना है यार ये काम छोड़ना है कि ये छोड़ना है। ये सबसे मुश्किल काम है। और क्या करते हैं लोग, कोई काम भी नहीं छोड़ते। अब क्या हो रहा है, ये भी थोड़ा सा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये वाला प्रोजेक्ट भी थोड़ा सा चल रहा है, ठीक है, अब ग्रो किसको करेंगे हम दोनों को ग्रो करने की तरफ जाएंगे तो ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ का जो कल हम प्रेजेंटेशन और सारी चीज़ों में बात भी कर रहे थे, ग्रोथ का पता है पहला रूल क्या है, सिंगल सोर्स होनी चाहिए। सिंगल सोर्स के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ना, एलिमिनेट द इररेलेवेंट। जो रेलेवेंट नहीं है ना, इररेलेवेंट चीज़ों को हटा दो, ठीक है। आप जब हटाना शुरू करोगे आपकी ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। तो हम उस प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको वो प्रोजेक्ट जब वो काम छोड़ने पड़ेंगे जो टेम्परेरी शायद आपको कुछ ना कुछ 4 पैसे या कुछ दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से, आपके बिजनेस के हिसाब से नहीं इफेक्टिव हैं, वो करेंगे तो फिर आप ग्रोथ वाली स्टेज में जाएंगे। और जो बिल्ड कैटेगरी के अंदर अक्सर लोग क्या करते हैं, जो अगर आप नए न्यूबीज़ को, स्टार्टअप्स को देखें तो आपको नज़र आएगा वो मल्टीपल डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। वो ये समझते हैं कि हम ये 4 काम, ये 4 प्रोजेक्ट्स करेंगे तो चारों कामयाब हो जाएंगे। और जब भी आप किसी सक्सेसफुल बंदे से बात करते हैं, वो क्या कहता है, मैं ये एक काम कर रहा हूँ या एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा चलें आपसे पूछ ही लेता हूँ हिम्मत करके। मैं एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, एक ही क्लाइंट के साथ, पिछले 2-3 सालों से। आपने मुझे कहा कि ये आपने गलती की है, एक के साथ काम नहीं करना चाहिए था। अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, एक के साथ, यानी कि
और फिर मल्टीपल की तरफ अगर मैं जाता तो ऑब्वियसली वो एक क्लाइंट हाथ से जाता। अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, एक के साथ ही काम करना चाहिए। हाँ, मुझे डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। देखिए हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे थे वो बिज़नेस की बात कर रहे थे कि बिज़नेस के अंदर आपको एक जगह मल्टीपल बिजनेस की हम बात कर रहे थे कि आपने ओके। जिस तरह हम आपका जो दूसरा प्रोजेक्ट है मेज़बान की, ठीक है, हमने जब शुरू में बात की थी हमने क्या कहा था कि मेज़बान अभी मनी जनरेटिंग नहीं है, आपका जो कोर फोकस है ये एजेंसी का बिज़नेस है, आपको इसमें फोकस करना है। हमने जब इस पर फोकस करने गए तो हमें रियलाइजेशन हुई कि इसको चलाने के लिए क्या पाइपलाइन चाहिए, लीड्स का हमने देखा तो पाइपलाइन हमने बंद की हुई थी, हम बिडिंग हम सारे प्रोसेसेस को नहीं कर रहे थे, राइट। और उसको अच्छा आपने उसको क्यों नहीं देखा और रियलाइज़ नहीं किया, क्योंकि आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट था, वो चल रहा था सारी चीज़, लेकिन जब आपको ये रियलाइज़ करवाया गया, दिखाया गया, बताया गया कि यार ये चल तो रहा है बट कब तक, ठीक है, और कभी भी जा सकता है, और आपने पाइपलाइन को डेडलाइन कर दिया कि आपका फ्लो आ ही नहीं रहा, लीड्स का आ ही नहीं रहा, क्योंकि आपने उसकी तरफ फोकस, फिर जब आपको रिकॉल हुआ, समझ आया कि हाँ यार ये गलती तो है, ठीक है, फिर आपने रिवाइव करना शुरू किया और वहाँ पे लीड्स का सिस्टम आपका स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ मैं ऑडियंस को क्लियर कर दूं कि आप जो कह रहे थे कि सिंगल प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए, सिंगल प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम ना करें, ठीक है। सिंगल प्रोजेक्ट यानी कि आपकी कोई एजेंसी, कोई बिजनेस है, आप प्रोजेक्ट को एज ए बिजनेस लेके चलेंगे तो फिर आपको, यानी कि आपको सिंगल बिजनेस पे काम करना चाहिए। सिंगल बिजनेस, बिल्कुल सिंगल बिजनेस की बात हो रही है, सिंगल प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही। वो प्रोजेक्ट में फिर वो ज़्यादा, मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि डिजिटल प्रोडक्ट बन रहे हैं, हर कोई बना देता है, लेकिन उसकी लीड्स कैसे है? एक तो ये चीज़ है। दूसरा, ब्लॉगिंग के ऊपर आपने बात की, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने एक वेबसाइट स्टार्ट की और मैंने इसी नीयत से स्टार्ट की कि यार इसको मैंने फ्लिप करना है। उसमें मैं ऑलमोस्ट 1 मिलियन लगा चुका हूँ। जब तकरीबन 0.5 मिलियन तक पहुंची, उसको गूगल ने हिट की, 5 लाख और ऊपर लगा दिया, गूगल ने अभी तक उसको वापस नहीं किया और वो डेड हो ही जा रही है। तो मतलब ब्लॉगिंग में इतना आप जो कह रहे हैं पोटेंशियल है जिससे आप पूरी एजेंसी खड़ी कर लें। और अच्छा। आजकल तो AI भी है कुछ, अब आपने खुद भी देखे होंगे, नोट किया होगा, अब लोग क्या कह रहे हैं कि वो 1-2 बंदे रख लेते हैं, AI से कंटेंट जनरेट करवाते हैं और ब्लॉग पे डालते जाते हैं। और मैंने इवन ऐसी भी पोस्टें पढ़ी हैं कि वो 100 200 ब्लॉग्स महीने के निकाल रहे हैं, जिसमें से वो कहते हैं 1-2 चल जाते हैं और वो उस पर खुश हो रहे होते हैं। तो ये कोई लीगल काम है? लीगल एथिक्स और ये थोड़ा सा हर लिहाज से 3 सवाल इसके अंदर आ गए, ठीक है। ऐसे ऐसे मुझे रिकॉल कर देने को सवाल में से पहला सवाल आपने जो पूछा ना वो था प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट की मार्केट। अब जिस तरह आप डेवलपर हैं, ठीक है, डेवलपर का सबसे बड़ा इशू यही होता है कि वो प्रोडक्ट बनाने में तो माहिर होते हैं लेकिन सेल करने का माहिर नहीं होते, ठीक है। तो मैं हमेशा डेवलपर्स को एडवाइस ये करता हूँ, भाईजान आपका ये काम नहीं है मार्केटिंग का, आप अगर सीखना भी चाहेंगे इट्स अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम, यू नीड अ मार्केटर जो आपकी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जा सके और सेल कर सके। अच्छा, पहला एलिमेंट, उसके लिए भी हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बना लिया, आपके जहन में डेवलपर के तौर पे ना आपके जहन में भी 10 आइडियाज़ होंगे और आप कल ही शायद 1-2 प्रोडक्ट्स तो तैयार करके रख दो, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप रुक जाते हो कि यार सेल कैसे होगी, मार्केटिंग क्या होगी, क्योंकि या तो सीखना पड़ेगा या एक चाहिए आपको मार्केटर लाजमी चाहिए ताकि आपको उस प्रोसेस से हेल्प आउट करे। दूसरा आप यूज़ करेंगे, जैसे आप क्लाइंट लेने के लिए अपवर्क या दूसरे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, इसी तरह जो इस तरह कोड कैनन या दूसरे मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को प्लेस कर सकते हैं, जैसे एप्सोमो है, जिस तरह हमारे दोस्त हैं उन्होंने लॉन्च किया एप्सोमो के अंदर अच्छा खासा एक रेवेन्यू सिस्टम बना। तो अब ये प्रोडक्ट्स के डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे कस्टमर तैयार बैठा है कि कोई अच्छी प्रोडक्ट आए, मेरी नीड के हिसाब से मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, मैं बाय करूँगा, क्योंकि वो ट्रस्ट फैक्टर प्लेटफॉर्म का बिल्डअप होगा, आप वहाँ पर जाके अपलोड कर सकते हैं। और अक्सर हम ये कहते हैं मार्केटिंग प्रोडक्ट वालों के साथ, जो आज हमारी आपके साथ बात भी हो रही थी आपकी दूसरी कोर प्रोडक्ट के ऊपर, वो क्या कि मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस जो सेल्स को इजी करता है, ठीक है। और ये कब स्टार्ट हो चुकी होती है, जब आइडिया जनरेट होता है तब से मार्केटिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, ताकि जब राइट टाइम पे प्रोडक्ट मार्केट में आए तो वो इतनी अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है कि लोग बाय करें। तो अगर बीइंग सिंपल इसको अगर रखें, आप प्रोडक्ट डेवलपर हैं, प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, बनाएं, सीधा जो मार्केट प्लेसेस हैं उसको टेस्ट करें। आपको पहला चेक वहाँ पे लगेगा जब आप जाएंगे ना मार्केट प्लेस पे। अक्सर कहते हैं हम बड़े अच्छे डेवलपर हैं, वो मार्केट प्लेसेस कहेंगे भाईजान आपका कोड हमारे लेवल का नहीं है, जाओ दोबारा करके आओ। मेरा पिछले हफ्ते एक रिजेक्ट हुआ ना, रिजेक्ट मज़ा आया ना कि जब रियलिटी चेक आता है, अच्छा यार हमारा कोड रिजेक्ट कर दिया, हम तो इतने बड़े बड़े क्लाइंट से काम कर रहे हैं।
अच्छा, फिर वो रियलिटी चेक्स आते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट प्लेसेस आपसे बड़े बड़े प्लेयर्स को लेके बैठी हुई और वहाँ से, तो पहला तरीका क्या करें, अगर आप प्रोडक्ट लाइन में जाना चाहते हैं मार्केट प्लेसेस को ट्राई करें, ठीक है, वो क्योंकि आते हैं। दूसरा क्या होता है, हम जिसको कहते हैं प्रोडक्ट लॉन्चेस। प्रोडक्ट लॉन्चेस के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मार्केट की प्रॉब्लम को लेके आते हैं, जिसके लिए JVZoo, क्लिक बैंक, वॉरियर फॉरम, ये फॉरम्स हैं जिसपे हमने काम किया सारा कुछ, कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं और वहाँ पे आप जो गेम वहाँ पे है वो एफिलिएट्स की गेम है। वो लोग जिनके पास कस्टमर्स का डाटाबेस है उसी तरह की प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, आप उनको ऑन बोर्ड लेके आते हो एज एफिलिएट मार्केटर कि यार मेरी प्रोडक्ट $100 की है, अगर आप इसको सेल आउट करते हो अपने थ्रू लिंक्स के जो एफिलिएट का होता है मार्केटिंग के थ्रू, 50% आपको कमीशन दूंगा। तो वहाँ पे वो जब आप प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं, एफिलिएट मार्केटर्स ऑन बोर्ड होते हैं, वो उसको एट साइड प्रमोट करते हैं, एक साथ मिल के हाइप क्रिएट होती है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट प्लेसेस में टॉप रैंक पे आती है। जब टॉप रैंक पे आती है तो और लोग भी बायर्स उसके पास आते हैं और यहाँ से आप जो है ना एक अच्छा कैपिटल जनरेट करते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह एप्सोमो में हम चले जाते हैं, उसके लिए आपकी मार्केट अगेन अब तो उन्होंने बहुत ईजी कर दिया कि हर कोई जा सकता है, लेकिन वो एप्सोमो की जो अपनी सिलेक्शन है उसमें बहुत कम आते हैं। लेकिन अगर आप एप्सोमो की सिलेक्शन में आ जाते हैं तो वो खुद अपनी हज़ारों लाखों सब्सक्राइबर की उनकी लिस्ट है जिसको वो प्रमोट करते हैं, जिसमें डिस्काउंट लाइफ टाइम की एक ऑफर्स निकालते हैं और आप वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अच्छा, अब ये तीनों वेज वो हैं जो शॉर्ट टर्म है एज ए प्रोडक्ट आप बना लेंगे, मार्केट वैलिडेशन हो जाएगी, आ जाएगा। अगर आपका इसके बाद आगे अपग्रेड का या उसके अंदर कोई नई फीचर लाने का, फंक्शन लाने का मकसद नहीं है, तो वन जैक तो ठीक है कि आपको $20,000-50,000 या $1,00,000 तक भी आप जनरेट कर लोगे, लेकिन आप कस्टमर लॉयल्टी मिस कर दोगे, राइट। जब कस्टमर लॉयल्टी मिस कर दोगे तो आप उसके बाद जितनी भी नई प्रोडक्ट्स लेके आओगे आपको अच्छे बायर्स नहीं मिलेंगे, मार्केट रिस्पॉन्स नहीं करेगी। तो अगेन इट्स अ प्रोसेस, जर्नी, सारा कुछ। सिर्फ डेवलपमेंट जो है ना वो वन पार्ट है। सो यू नीड अ मार्केटर या उस प्लेटफॉर्म्स की नो हाउ हो। और अक्सर केसेस में अगर आप हम बात करें JVZoo, वॉरियर फॉरम की और क्लिक बैंक से जो मार्केट प्लेसेस हैं, एफिलिएट मार्केट प्लेसेस, यहाँ पे ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हिट्स होती हैं वो हिट होती हैं बाय द मार्केटर्स। प्रोडक्ट जो ओनर होते हैं वो बिहाइंड द सीन्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम कर रहे होते हैं, मार्केटिंग के ना फेस बनते हैं ना कुछ बनते हैं और वो अच्छा खासा रेवेन्यू लेके जाते हैं। तो ये तो प्रोडक्ट लाइन वाली है कि अगर आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, और मैं हमेशा एजेंसीज़ को कहता हूँ कि आप दुनिया के लिए बना रहे हो प्रोडक्ट्स, अपने लिए क्यों नहीं बना रहे। और आपके पास मार्जिन होगा, टाइम होगा, आइडियाज़ होगा। जहाँ पे आप रुक जाते हैं वो रुक इसलिए जाते हो कि आप प्रोडक्ट के आगे वाला पाथ नहीं देख पा रहे। बना तो देंगे, आगे क्या करेंगे, और वो भी अपने ऊपर लेते हैं। इसके ऊपर एक बुक है जो ज़रूर रेकमेंड करूँगा आपके ऑडियंस को, फिर आपके लिए भी, हु नॉट हाउ। उसने फ़लसफ़ा ये दिया है, ये मत देखो कौन ये काम, कैसे ये आप काम करोगे, ये देखो कि ये काम कौन बेहतर करके दे सकता है। गो फॉर दैट पर्सन। जब आप ये देखते हैं तो फिर आपके प्रॉब्लम ही नहीं रहती। हम प्रॉब्लम होती है कि मैं ये काम कैसे करूं, और फिर सारे काम आप नहीं कर सकते। तो ये है प्रोडक्ट लाइन की एक जर्नी जिसके अंदर जाती है, ठीक है। दूसरा, आपने बात की ब्लॉगिंग की। मैं ये कहता हूँ कि ऑनलाइन के जितने भी बिजनेस हैं, हर बिजनेस में पैसा है, ठीक है। हर बिजनेस में आपको सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी। जो असल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है आइडेंटिफिकेशन कि कौन सा बिजनेस मॉडल आपके लिए बेहतर है। और जो हमने बुक में शुरू में बात भी की, जो फर्स्ट फाउंडेशन का चैप्टर सेक्शन भी है, वो यही है कि अपने आप को जानो, अपने सर्कमटेंसेस को जानो, और अपने आप को जानो कि किस जगह पे खड़े और कहाँ पहुँचना चाहते हो, और उसके हिसाब से वो व्हीकल, वो बिज़नेस मॉडल पिक करो जो अलाइन करता हो। और फिर ये देखो आपका अनफेयर एडवांटेज। हम दुनिया के तो अनफेयर एडवांटेज देख रहे होते हैं कि भाई ये या उसको था, आपको भी ये कोई अनफेयर एडवांटेजेस हैं, वो देखो और उसके अराउंड अपने बिजनेस मॉडल को पिक करो, ठीक है जी। अच्छा, ब्लॉगिंग। दूसरी आपने बात की एथिकल्स और एथिकल की, तो ये अलमिया है और मैं इसके काफ़ी बोलता हूँ इसके अराउंड कि हम जब ऑनलाइन आते हैं या बिजनेसेस करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि यार इसमें एथिक्स क्या है, फिर रिलीजन के एंगल और सारी चीज़ें। हम ये सिर्फ कहते हैं बस ऑनलाइन $डॉलर आ रहा है ना, बस ठीक है। तो वो एथिक्स वाले, अगर एथिक्स के एंगल से देखें तो बहुत से ऐसे बिजनेस, बहुत से ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए। और मैं अगर अपनी बात करूं तो जब कुछ चीज़ें ऐसी रियलाइजेशन हुई तो छोड़ी, और छोड़ना मुश्किल था, ठीक है। और ये जो हम ग्रोथ और हेल्थ की बात कर रहे थे कि आप जब छोड़ेंगे तो फिर आपको दूसरे पाथ भी नज़र आना शुरू होंगे, ठीक है। और मैं इसकी एग्जांपल, आप सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं सारा कुछ, मैं इसकी एग्जांपल ये देता हूँ। और हमारी दुनिया, हमारी जो आम है, उसको प्रोडक्ट लॉन्चेस या प्रोडक्ट क्यों नहीं समझ आती, आपको पता है क्यों? क्योंकि हम क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली। When you are using a cracks tool and software से, you will not be able to understand कि ये businesses कितने बड़े businesses हैं, कितना बड़ा potential इसके अंदर, ठीक है। तो अब जब ये करेंगे, और फिर हमारे इधर क्या है, भाई वाला कल्चर बहुत ज़्यादा है
यार फलां प्रोडक्ट पेड चाहिए, ग्रुप में आगे पीछे, भाईजान किसी की है तो मुझे दे दो, शेयर कर दो। वो आओ भाईजान मैं आपको शेयर करता हूँ, मैं आपकी बड़ी खिदमत कर रहा हूँ। मैं उनसे कहता हूँ अगर ये बिज़नेस तुम्हारा होता ठीक है तो तुम अलाउ करते कि उस बंदे को कि वो एक लाइसेंस दिया वो 100 बंदों में दे। वो चैट जीपीटी के भी अभी आ गए पैकेजेस। मतलब जो भी है कि आप नहीं अलाउ करते। अब जब आप ये अलाउ कर रहे हो ना तो मैं इसको कहता हूँ स्लो पॉइजन, कि आप अपने आप को, अपने कल्चर को स्लो पॉइजन कर रहे हो, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो कि असल सॉफ्टवेयर का बिजनेस कितना बड़ा है, कितना बूम है। व्हेन यू रियलाइज कि यार वो क्यों। और एक और चीज़ है, अब आप देखते जाए ना, जितने सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं वो आपके साथ ही चलती हैं। आप जितने लूप होल्स निकालते हो वो उतनी सॉलिड होती जा रही हैं, उतनी स्ट्रांग होती जा रही हैं। ठीक है, आप मल्टीपल एक्सेस दे दो, कुछ अर्से बाद आपके अकाउंट्स बैन हो जाते हैं, आपके आईपी ब्लॉक्स हो जाते हैं। तो आप खुद ही उनको एजुकेट कर रहे हो। और अगेन जब तक आप बिजनेस इस चीज़ को नहीं रोकोगे ना, आप सॉफ्टवेयर को समझ ही नहीं सकते। ठीक है, हमारे कल्चर क्या है, क्रैक ले लो, अच्छा अनएथिकल, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं, और फिर हम एक साइड पे जो है ना साफ होने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे नहीं चलता। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट के अंदर आपको समझना पड़ेगा प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। और ये तब समझ आएगी, मुझे भी तब समझ आई जब मैंने प्रोडक्ट्स को बाय किया, बल्कि अपनी प्रोडक्ट पहले लॉन्च की मैंने, जब JVZoo पे प्रोडक्ट अपनी लॉन्च की थी, डिजिटल प्रोडक्ट थी, फाइबर से रिलेटेड थी, और मुझे पता था कि ये ब्लैक हैट्स और इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे क्रैक और पायरेसीज बोल जाती है। मैंने लॉन्च किया और मैंने ना ट्रैकर लगा लिया कि यार यहाँ से कितनी डाउनलोड्स होंगे, यहाँ से क्या होगा। तो मेरी जो एक्चुअल सेल्स उस टाइम पे विद इन 24 आवर्स ही वो 100 प्लस 200 समथिंग हुई, और जो वहाँ से डाउनलोड हुई वो 1000 प्लस हुई। ठीक है, और अगर एवरेज लेट्स सपोज $17 की मेरी प्रोडक्ट तो $17,000 का मुझे लॉस वो हुआ। जब मुझे लगा ना झटका ज़ोर से ठीक है, तब रियलाइजेशन हुई कि ये पायरेसी कितना, कि मैंने कितनी एफर्ट लगा के, लाखों रुपया लगा के उस प्रोडक्ट को बनाया, टाइम लगाया, सारी चीज़ें, कि लोगों को फ़ायदा हो, और यहाँ पे लीकेज होना शुरू हो गई। ठीक है, सो वो एलिमेंट था कि यार अच्छा मेरी प्रोडक्ट हो रही है तो अब दूसरों की प्रोडक्ट। तो अगेन जब आप अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे ना, मार्केट में लेके जाएंगे, एफर्ट लगा के लाखों रुपया भी लगाएगा, और अगले दिन वो मार्केट में आई हुई होगी फ्री में सॉफ्टवेयर। ठीक है, तब आपको रियलाइजेशन होगी कि यार ये हमने क्या चीज़ लोगों को ट्रेन कर दिया, क्या चीज़ का एडिक्ट कर दिया है, और वो गलत। अगर यही चीज़ हम एजुकेट करें कि इतनी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, और अगर हम उनको एम्पावर करें, उनको हेल्प आउट करें, तो हमारा इकोसिस्टम भी बिल्डअप करेगा। लेकिन हम सपोर्ट ही नहीं करते। हम वो मैं अक्सर एग्जांपल इसकी यूँ भी देता हूँ, रॉबिन हुड का कार्टून देखा है, मूवी भी आई थी। ठीक है, रॉबिन हुड वो क्या करता था, अमीरों को लूटता है, गरीबों में बांटता है। ठीक है, तो हमारे इधर भी पता है क्या है, यही काम हो रहा है कि जी लीगल और एथिक्स को तो देखना ही नहीं है। अच्छा यार ये टूल है या फलां रिसोर्स है, अच्छा एक और काम होता है बड़ा, अब क्या होता है, मिल के बाय कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, ग्रुप बाइंग। ठीक है, ग्रुप बाइंग करके जायज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब अब अगेन जब एथिक्स की और चीज़ें, तो फिर दुनिया बहुत दूर जाएगी। तो ग्रुप बाइंग वैसे होती कंपनीज के लिए, अगेन कहीं ना कहीं लोग कर रहे हैं वो। हाँ, नहीं वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि वो कंपनीज के लिए होते हैं, वो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप ग्रुप बाय कर लें। हर वो किसी कंपनी ताकि टीम को कंपनीज का भी होता है, कंपनीज में भी उसकी लाइसेंसिंग है ना, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं। ठीक है, अब 10 के ऊपर और फिर दूसरी लगा के अब 100 तक दे, मतलब आप जो देखने वाले हैं उनको भी पता है कि क्या गेमें होती हैं। तो अगेन मैं इसका सीधा सा जवाब देता हूँ, भाईजान अपने गिरबान में जाको, आपको खुद रियलाइजेशन होगा आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। ठीक है, सो अगर गलत कर रहे हो रियलाइजेशन होता है तो जितना जल्दी से निकलो, क्योंकि इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आएगा। पहले सेटबैक होगा, रेवेन्यू पर सेटबैक होगा, इनकम पर सेटबैक होगा, क्योंकि ये आपको प्योरीफाई करेगा सही रास्ते पे जाने के लिए। पहले आपको नीचे जाना पड़ेगा, डाउनफॉल आएगा, और फिर अब वो आप डाउनफॉल फेस करना नहीं चाहते, आप प्योरीफाई नहीं होगा, आप दूसरे रास्ते पे नहीं जाओगे। अल्लाह दूसरे दरवाजे नहीं खोलेगा जब तक आप इस दरवाजे को बंद नहीं करोगे। तो ये वैसे जाकिर नाइक भी कहते हैं मुसलमानों को इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन है कि गोश्त हराम तो नहीं है, कमाई हराम की वो देखते नहीं है कि यार आप जो आपकी ड्यूटी के टाइमिंग्स हैं उस टाइम में आप नमाज़ पढ़ने तो चले जाते हैं, वो 15 मिनट 20 मिनट आप लगा के आएँ, लेकिन चलें कोई मसला नहीं है, लेकिन वो 20 मिनट आपने फिर एक्स्ट्रा भी लगाने होते हैं। अगेन बहुत डीप है। अगेन ये आपने तो एक और थोड़ा सा और डीप चलेगा। मैं सिंपल सी बात करूँगा कि कोई भी इंसान जो है ना वो बिल्कुल 100% नहीं है, हर किसी में खामी है। ठीक है, जो चीज़ समझने वाली है, जो थोड़ा बहुत लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कि व्हेन यू रियलाइज यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ, रादर देन के उस पर स्टिक करें,
अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता उसे हटाने की कोशिश, दैट्स इट। अच्छा, एक और भी स्टेज आती है ना, आप बुक में बड़े माहिर हैं स्टेजेस लिखने में, बिल्ड स्टेज, ग्रोथ, इसमें एक और भी स्टेज आती है कि आप उसको डिफेंड करते हैं। कुछ लोग उस स्टेज पे जा चुके होते हैं कि वो उसको डिफेंड करते हैं। एक तो आप गलत कहते हैं, ठीक है, फिर एक स्टेज होती है कि आप सेटबैक करते हैं, एक होते हैं आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो वो तो मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही डिफेंड का भी, और दूसरा मैंने तो एक सीधा सा अपने लाइफ का फलसफा बना लिया, वो बंदा जो आपकी बात सुनना नहीं चाहता, आप उसको बात समझा नहीं सकते, ठीक है। अच्छा। तो अगर ऐसा जोन आ रहा है, भाईजान यू आर गुड, कीप इट अप, मैं तो चला अपने रास्ते क्या ज़रूरत है यार अपनी एनर्जी ज़ाया करने की, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बिल्ड स्टेज के बाद ग्रोथ स्टेज आती है। ग्रोथ स्टेज में हम ज़्यादातर फोकस करते हैं, क्योंकि मैं भी ग्रोथ स्टेज पे हूँ और मैं कंसल्टेशन आपसे ले रहा हूँ। हम फोकस करते हैं हायरिंग के ऊपर, प्रॉफिट को ना देखते हुए कि प्रॉफिट बेशक कम हो, स्क्वीज़ होता रहे, लेकिन हमारी कंपनी अब ग्रो करेगी। ग्रोथ के लिए आपको चाहिए रिसोर्सेज, एम्प्लॉयज़, टीम, उसको आप ग्रो करते हैं। लेट्स सपोज आपकी ग्रोथ हो गई है, रिसोर्सेज हायर हो गए, सारे सिस्टम बन गए, आपको कब रियलाइज़ होता है कि अब मेरी स्केल स्टेज स्टार्ट हो गई है? अच्छा, स्केल का सबसे बड़ा, जो हमने जब चैलेंजेस की बात करें, सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि मुझे स्केल करना है या मुझे एग्जिट करना है, ठीक है। कि आपका जो उस टाइम पे जो ट्रेजेक्टरी बन रही होती है कि आपको नज़र आ रहा होता है बिज़नेस अच्छा फ्लरिश कर रहा है। अच्छा, इससे पहले हम एग्जिट को भी ज़रा क्लियर करें कि स्केल के बाद एग्जिट की स्टेज आती है। एग्जिट 3 तरह के एग्जिट होते हैं बिज़नेस के अंदर। एक एग्जिट है कि बिज़नेस बिल्कुल बंद हो गया, पटा बैठ गया, ये भी तो एग्जिट ही है। दूसरा ये कि आपने बिज़नेस को सेल कर दिया। तीसरा एग्जिट ये कि आप अपनी जगह कोई और ऑपरेटर लेके आ गए, मतलब अगर आप सीईओ हैं, कोई और सीईओ आप लेके आ गए, आप किंग मेकर बन गए, ठीक है, आप किंग मेकर बन गए, ठीक है। सो ये 3 तरह के एग्जिट होते हैं। जो प्लान कर लेते हैं वो अच्छा एग्जिट करते हैं, ठीक है। जो नहीं करते हैं उनका एग्जिट अच्छा नहीं होता। अच्छा, अब जब आप ग्रोथ के अंदर अपना सिस्टम बन गया, एसओपीज बन गए, सारी चीज़ें, अब स्केल के अंदर क्या एलिमेंट है? पहला तो सवाल ये आता है कि डू यू रियली वांट टू स्केल, क्योंकि स्केल के अंदर एक और प्रॉब्लम आती है। स्केल के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि आप कितना ज़्यादा स्क्यूज़ करना चाहते हैं अपने रिसोर्सेज से, क्योंकि अब हमने ये चीज़ डिफ़ाइन की है कि स्केल के अंदर आपने ऑलरेडी रिसोर्सेज लगा दिए थे, उसमें से मैक्सिमम आप जो है ना वो जूस लेना चाह रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने रिसोर्सेज से। वो आप कितना गेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। हाउ मच डू यू वांट टू मेक, या आपका क्या चीज़ ड्राइवर। हमने एक और चीज़ यहाँ पे मिस की है, जब हम बात करते हैं स्टेजेस की, तो हमारे ड्राइवर थे कि यार सेकंड स्टेज के ऊपर, सेकंड लेवल के ऊपर, कि आपका ड्राइवर क्या, मकसद क्या है? इज़ इट द फेम, इज़ इट द मनी, इज़ इट द इम्पैक्ट? किस पर्पस के लिए आप उसको स्केल करना चाह रहे हो, ठीक है। अगर वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है तो फिर आप स्केल स्टेज में मूव करते हैं। और यहाँ पे जो चीज़ हम जब ट्वीक करते हैं, जो आपने जो एसओपीज़ ग्रोथ में बना लिए थे ना, हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन, उसके अंदर एडजस्टमेंट और उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, और वहाँ पे आपको लूप होल्स में ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जहाँ से आप अच्छा खासा स्केल कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप करना चाहते हैं, और करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और कितना करना चाहते हैं, क्योंकि स्केल की कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है आप 10x जाना चाहें, हो सकता है आप 100x जाना चाहते हैं, लेकिन उस सब के लिए एफर्ट्स, उसके रिसोर्सेज और वो सारे डिफरेंट होना शुरू होंगे। ठीक है। आपने एग्ज़िट की बात की, एग्ज़िट से पहले कुछ स्टेजेस आती हैं, और वो ये आपकी बुक के स्टेजेस से अलग हैं, फंडिंग स्टेजेस होती हैं। पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं फंडिंग के लिए, या फिर अगर नहीं हैं तो फिर क्या किया जाए, अगर हैं तो लिस्ट डाउन कर दें, और उसमें भी एग्जिट किस तरह से होता है वो भी बता दें। अच्छा, हैं एंजल इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान में, एनआईसीज वगैरह भी फंडिंग करते हैं, डिपेंडिंग आइडियाज़ आपके, और इस तरह जो है ना इन्वेस्टर्स हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से अभी नाम मुझे नहीं ज़हन में आ रहा, I2I के नाम से इस तरह कुछ हैं, और नेशनल इंक्यूबेशन, वेंचर्स, हाँ, इस तरह वेंचर्स हैं जो फंडिंग वगैरह कर रहे हैं। कुछ हैदरी करके नाम है उनका। यस, तो इस तरह के हैं जो फंडिंग करते हैं आपके आइडियाज़ वगैरह को, ठीक है। सो अगेन अगर वो फंडिंग वाली पर एक लाइन दूसरी चली जाती है, ठीक है। हम अभी जो बात कर रहे हैं बूट स्ट्रैप बिजनेसेस की बात करें, द वन जिसके अंदर आप अपना पैसा लगा के खुद से काम करके प्रॉफिट, और पाकिस्तान में सारा कुछ ही बूट स्ट्रैप है। कोई भी इन्वेस्टमेंट, मतलब आपकी अगर सोसाइटी नहीं है, रियल स्टेट नहीं है, तो कोई आप में इन्वेस्ट भी नहीं करेगा। तो इसके अलावा तो सारी बूट स्ट्रैप है। नहीं, स्टार्टअप्स भी ऐसे हैं जो पैसा ले रहे हैं, जनरेट कितने होंगे? कम है, ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन ज़्यादातर नीचे लेवल से वो अब बूटस्ट्रैप से लेके आते हैं फिर फंडिंग की तरफ। अच्छा, फंडिंग का एक और समझना भी ज़रूरी है। अक्सर लोग ये समझते हैं और ये देखते हैं कि यार ये बिजनेसेस अगर पैसा कमा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं,
तो क्या कहते हैं, इनको फंडिंग की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, अक्सर केसेस में फंडिंग की ज़रूरत इसलिए होती है कि आपको ग्रोथ को सस्टेन करना होता है। ग्रोथ को सस्टेन से मुराद ये कि आपके पास, आपको पता है कि आपका बिज़नेस ग्रो करना हो, जैसे हमने डिस्कस भी करके है, ग्रोथ के अंदर आपके वसाइल लग रहे हैं, ठीक है, और वसाइल आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसलिए फंडिंग में जाते हैं। अगर आप वो फंडिंग नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका बिज़नेस ग्रोथ संभाल नहीं सकेगा और आप जो है ना डाउन हो जाएगा। इसके अंदर स्ट्रैटेजी है जो अभी आपने क्रीम की देख लें, क्रीम की स्ट्रैटेजी क्या थी कि वो ग्रोथ मोड के अंदर थे और वो ग्रोथ के अंदर पैसा लेके आते यार, बल्कि लॉस पे थे, लेकिन वो ग्रोथ के अंदर जा रहे थे कि डीप ग्रोथ में। और वो क्यों? उन्हें पता था हमने एग्जिट करना है सूनर और लेटर, क्योंकि ऊबर ने आके मार्केट लेनी थी, उसके पास फंडिंग और सारा कुछ था, और ऊबर ने आके ट्राई की कि यार मैं मार्केट को डोमिनेट कर सकूं। बट करीम की जो स्ट्रैटेजी थी कि वो ग्रोथ में थे कि जितना है लगा दो, भले हम लॉस में जाते हैं लेकिन हमने मार्केट के अंदर यूज़र जो ड्राइवर्स और जो भी है उनको अपने पास रखना है, और वो रखते रहे। और जब वो ऊबर ने रियलाइज़ किया कि यार ये तो काम सही नहीं है, उसने यहाँ पे अपनी ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय उसने कहा लेट अस बाय द कंपनी, और उसने बाय कर लिया। और आपको पता है उसने बंद भी नहीं किया उसको, ठीक है, कि क्योंकि उसका ब्रांड लॉयल्टी इतनी बन चुकी थी, राइट, जिसकी वजह से वो अपने पास लेके आ गया। तो अगेन ग्रोथ के और स्टार्टअप्स के वो अलग डिफरेंट फंड हैं। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे। बिज़नेस आप अगर कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे पार्टनर्स भी आपको चाहिए होते हैं। आप अकेले स्टार्ट करते हैं, बाद में पार्टनरशिप आप डिवाइड करते हैं जिस तरह मैंने किया, या फिर आप स्टार्ट से ही पार्टनर्स रखते हैं? उनके साथ क्या रिलेशन होना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए, थोड़ा बहुत? अच्छा देखें, कॉमन क्या होता है, हम पार्टनर्स क्यों लेते हैं? ज़्यादातर हम लोग पार्टनर इसलिए लेते हैं कि यार उस बंदे को सैलरी ना पे करनी पड़े, ठीक है, यार उसके पास ये स्किल है, अच्छा इसके पास, अच्छा यार हम 4 मिल के आ जाते हैं, चलो बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं। आपका आइडिया होगा, ठीक है, और आप उन 4 को लेके आएंगे, उनको विजन दिखाएंगे, अच्छा यार हम मिल के काम करेंगे, अच्छा ये काम यूँ होगा, हम इतना पैसा कमाएंगे। वो दोस्त यार होते, अच्छा यार ठीक है चलो यार मैं और तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, चलो आ जाओ बिज़नेस कंपनी बन जाती, अच्छा स्टार्ट हो गया। अब कुछ दिन काम करेंगे, हो सकता है वो अपने काम प्रॉपर भी करें, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो मिस करेंगे वो जो पेन होती है ना फाउंडर की, जो रात को नींद नहीं आती है, राइट, वो आपके पास तो होगी लेकिन उन 3 के पास तो नहीं गई अभी तक। और आप यहाँ पे होते हैं कि यार ये तो उस तरह का पेन नहीं ले रहे, और ये फाउंडर भी हैं, ये मेरे साथ भी हैं, और फिर वहाँ से क्लैशेस आते हैं। तो पहली तो क्या गलती करते हैं कि बिज़नेस को नीड नहीं होती पार्टनर की, आपको नीड क्या थी, एम्प्लॉय की, ठीक है, कि आप वो काम एम्प्लॉय को हायर करते और उससे करवाते। तो हम गलत टाइम पे पार्टनरशिप बना लेते हैं, एक तो सबसे बड़ा ये फुकदान। और आप देख लेना ज़्यादातर पार्टनरशिप इसीलिए ब्रेक होती हैं कि वो पार्टनरशिप की ज़रूरत ही नहीं थी, जस्ट बिकॉज आपने बिजनेस में कॉस्ट को बचाने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आपने 2 बंदे ले लिए अपने साथ। अच्छा, पार्टनरशिप कब चलती हैं? जब दोनों फाउंडर्स या जितने भी फाउंडर्स हैं वो अलाइन करें सेम गोल सेम विजन के साथ, राइट, जो कि अक्सर केसेस में ये होता है कि आप वो विजन सेल नहीं कर पाते। जिस तरह हम प्रोडक्ट की सेल करते हैं ना, आपको वो विजन सेल करना होता है अपने को फाउंडर्स को, जिनको आप ऑन बोर्ड लेके आते हैं, ठीक। अगर वो विजन सेल हो जाता है तो उसके बाद फिर दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आपको फोकस करना पड़ता है, जो मैंने आज आपसे बात भी कर रहे थे कि पार्टनरशिप के अंदर अच्छा होगा ना, वो अच्छा तो देखा जाएगा। सबसे पहले ये लिस्ट डाउन करो, पार्टनरशिप ब्रेक कैसे होगी। और अक्सर केसेस में ये होता ही नहीं है। जब हम जाते हैं, कंसल्ट करते हैं, देखते हैं कोई पार्टनर छोड़ के जाना होता है तो उनसे पूछते हैं भाई टर्म्स एंड कंडीशन में क्या था, कि किस वजह से और किस रूल्स के तहत कौन से रूल्स फॉलो होंगे कि जब डिज़ोल्व करने जाएंगे। कोई नहीं, हमने तो सोचा ही नहीं था कभी ख़त्म होगी पार्टनरशिप, हमने तो सोचा था सारी ज़िंदगी पार्टनर बनते रहेंगे। अब जब सोचा नहीं है, डिफाइन नहीं, क्योंकि ये क्रिटिकल पार्ट है जो कि समझना ज़रूरी है अक्सर केसेस के अंदर, कि हमेशा आपकी पार्टनरशिप शायद ना रहे और कहीं ना कहीं आपको डिज़ोल्व करना पड़ेगा। और उस डिज़ोल्व करने के लिए अगर आपने पहले से तय किया हुआ होगा तो सबके लिए एग्जिट करना बहुत आसान होगा, ठीक है। अच्छा, ये एलिमेंट होते हैं। और पार्टनरशिप ग्रोथ कैसे करती है, उसमें जो सबसे की एलिमेंट है वो है सेक्रीफाइस। इफ़ यू आर विलिंग टू डू द सेक्रीफाइस नॉट फॉर ओनली फॉर द अदर पार्टनर बट फॉर द बिजनेस ग्रोथ, तब आप सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और जो अक्सर केसेस में यही होता है कि सेक्रीफाइस, नहीं जी मैं तो पार्टनर हूँ, मुझे ज़्यादा मिले और इसको अगर मिलता है मिले, नहीं मिलता है ना मिले, ठीक है। तो वो मैं का आना है वो ज़्यादा उधर आ जाता है। और एक और चीज़ जो पार्टनरशिप के अंदर जो देखनी चाहिए वो ये है कि अगर आप पार्टनर्स ले भी रहे हैं, पहले तो अलाइन कर लें विजन के अंदर कि दोनों अलाइन हो गए, हाँ ये गोल अचीव करना चाहते हैं। दूसरा, दोनों की जो एक्सपर्टीज़ और स्किल्स है ना वो 2 या 3 जितने उनकी अलग हों।
अगर पार्टनर्स हैं और सेम ही स्किल्स हैं तो फिर तो आपकी पार्टनरशिप बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि फिर आप एक दूसरे की बातों में जो है ना दोनों एक ही काम कर रहे होंगे, कुछ आपके पास अदर नहीं होगा मैनेज करने के लिए, तो आपके पास अदर स्किल्स हों जो कम्प्लीमेंट्री हों, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हों, और तब आप जाएँ। और अगेन जो हम अक्सर बात करते हैं, बिजनेस डू नॉट रन ऑन इमोशन, बिजनेस रन ऑन एक्शंस। सो वॉट एवर द एक्शन यू फील इज़ हेल्पफुल फॉर द बिजनेस, वो डिसीजन होना चाहिए, रादर देन इमोशंस पे डिसीजन करें। और पार्टनरशिप ज़्यादातर हम इमोशंस पे बनाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा देर पा नहीं चलती है। ठीक है, मुझे डाइजेस्ट करने दें। अच्छा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत आपको ये भी देखना पड़ता है कि यार आप अपनी एक्सपेक्टेशन हर पार्टनर के लिए ज़रूरी है, ख़ासकर जो मेन पहला बंदा होता है, क्योंकि मेरे केस में कि आपको एक्सपेक्टेशन थोड़ी नीचे रखनी पड़ती हैं दूसरे पार्टनर से। और आप अगर वो कह रहे हैं कि लेट सपोज़ मैं ये काम कर दूंगा 100%, आप उसकी 50% उम्मीद रखें, हो गया तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाता है कभी कभार आगे पीछे। अच्छा, अब देखो यही वो सॉफ्टनेस आ रही है जो है ना, बड़ी अच्छी एग्जांपल आ गई, ये इमोशंस आ रहे हैं। हाँ, अगर ये पार्टनर ना होता और ये एम्प्लॉय को टास्क दिया होता, क्या वो लिबर्टी देते उसको? हाँ जी, क्यों देता, अभी भी दे रहा हूँ। नहीं, क्यों देते लिबर्टी? ऑब्वियसली गलती हो जाती है। अच्छा, अब अगेन अब गलती हो जाती, आपने क्या कहा? आपने कहा कि उसको जो टास्क दिया गया था उसको एक्सपेक्टेशन ये थी कि 50% ये टास्क करेगा, उसमें भी उसने नहीं किया, चलो उसको लिबर्टी दे दी, यही कहा ना। इसका मतलब क्या है कि वो जो आपका एम्प्लॉई है, जो भी पार्टनर है, वो 30-40% पे प्ले कर रहा है। यस, कभी कभार हो सकता है कोई इशू हो सकता है वो नहीं, अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। कभी कभार की बात है, रेगुलर की बात है, दोनों की बात है। अब दोनों के अलग हो जाए। अगर कभी कभार है तो यू कैन गिव द मार्जिन, Yes, बट अगर exactly. रेगुलर है तो कैन यू इमेजिन कि 60% उसका जो टाइम है जो उसको देना चाहिए था उस काम के लिए, वो आपका वेस्टेज हो रहा है। हाँ, एग्जैक्टली, तो वो कभी कभार का तो मार्जिन देना चाहिए, कभी कभार देना यही मैं चाहिए, कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर रेगुलर हो रहा है तो ये तो अलार्मिंग सिचुएशन है। एग्जैक्टली, ठीक है कि 60% तो वो वहाँ पे तो फिर आप नहीं चल सकते वहाँ नहीं, मैं पे। उससे एग्री करता हूँ। हम जब HR हायर कर रहे थे, शायद ऑडियंस के ना पता हो, लेकिन मैं बिज़नेस कोचिंग ले रहा हूँ रेगुलरली, तो हम जब HR हायर करने का सोच रहे थे कि अब बिज़नेस में टाइम है HR लेके आने का, ठीक है, तो फिर वहाँ पे हमने क्या एक पॉइंट डिस्कस किया था कि यार HR को ये पता होना चाहिए कि किस एम्प्लॉय के घर में क्या इशू चल रहा है या किस एम्प्लॉय की लाइफ में क्या इशू चल रहा है। अगर वो पूरा साल टाइम पे आ रहा है और बीच में 1 महीना वो इधर उधर हो रहा है जो कि टाइम पूरा नहीं कर पा रहा, तो उसको पता होना चाहिए कि यार कोई इशू चल रहा है। अगर मतलब पूरा साल टाइम पे आ रहा है, वो उसको 1 महीने में चल तो नहीं है कोई कि हो नहीं टाइम पे आएगा। तो एग्जैक्टली यही मैं सिचुएशन यहाँ पे भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो परफॉर्म सही कर रहा है, कभी कभार नहीं भी कर रहा, तो वो मार्जिन देना चाहिए, बेशक वो एम्प्लॉय है, बेशक वो पार्टनर है आपका, वो आप दे सकते हैं, वो कभी कभार का। तो अच्छा, यहाँ पे एक और अच्छे इसी सवाल से आ जाता है ए बी एंड सी प्लेयर वाली, ठीक है, कि सी प्लेयर वो बंदा है कि जिसको आप जो काम देते हैं वो उस तरह नहीं करता, ये वही करता है जो 60-70% हमने बात की कि 30% करता है, 70% हाँ, सही है। बी प्लेयर वो बंदा है जिसको आप जो काम देते हैं तो वो 100% उसी तरह करता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। ए प्लेयर वो बंदा है जिसको आप जब काम देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करता है, लेकिन उसको बेस्ट करने की कोशिश करता है। अगर तो वो सी प्लेयर था तो इसका मतलब है कि तो उसकी तो जॉब जाने वाली है, ठीक है। अगर वो हैबिचुअल है तो उसको तो आप जितना जल्दी फायर करें आप निकालें, ठीक है। बी प्लेयर बड़ा ट्रिकी होता है। वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि कुछ अरसे ज़्यादा अपना 100% लाएगा, कुछ अरसे नीचे लाएगा। अगर आप उसकी एवरेज निकालेंगे ना तो आपको एवरेज इक्वल नहीं मिलेगी, 50% पे मिलेगी। दैट इज़ द सिग्नल कि ये बी प्लेयर है और इससे जितनी जल्दी जान छुड़ा लोगे अच्छा है। क्यों? रीज़न ये, ए प्लेयर्स वहाँ नहीं टिकते जहाँ पे बी प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि बी प्लेयर का फ़लसफ़ा लाइफ ये है कि अगर ए प्लेयर्स आएंगे तो जाहिर सी बात है वो तो 110% परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे लिए सर्वाइवल नहीं होगा, ठीक है। और ए प्लेयर्स क्यों नहीं बी के साथ होते, क्योंकि वो निचले लेवल पे प्ले कर रहे होते हैं। ए प्लेयर को हायर करता है, ए प्लेयर्स के साथ वर्कआउट करता है, क्योंकि वो बिलीव करता है कि हम साथ मिलके जब काम करेंगे तो हम ग्रोथ करेंगे। बी प्लेयर डरता रहता है कि यार ए प्लेयर आ गया या मुझसे अच्छा काम करने वाला आ गया तो जनाब मेरी तो जॉब चली जाएगी या मेरे प्रॉब्लम्स होंगे। और इसीलिए जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बी प्लेयर्स आना शुरू हो जाएं,
वहाँ से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो नीचे सी को हायर करेंगे या बी के लेवल पे हायर करेंगे, ए प्लेयर्स पे वो कभी भी नहीं जाएंगे। बट अगर आपने ए प्लेयर रख लिया और आना शुरू हो गया, आपकी ग्रोथ भी 10x होगी, फिल्टर भी आपके पास बहुत अच्छा आ जाएगा। और अच्छा एक और चीज़ है, ए प्लेयर आपको मिलेंगे नहीं, आपके CV पे अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ए प्लेयर, क्योंकि ए प्लेयर है वो ऑलरेडी जहाँ बैठा है वहाँ का चैंपियन है, वो अच्छा काम कर रहा है। इसीलिए आपको मैंने उस टाइम पे भी कहा था, और हम जब जाते हैं और जो कंपनीज हैं वो जॉब में फिर हंट करती हैं, उन लोगों को हंट करती हैं कि यार ये बंदे क्या है। उसका तरीका क्या है कि आप अपने कंपटीटर को एनालाइज करते हैं कि यार इसका बिजनेस मुझसे 3 साल पहले कहाँ था, अच्छा इधर कौन बंदे 3 साल में आए, अच्छा ये बंदे आए, अच्छा ये बंदा आया और ये बिजनेस ग्रो किया, ओके ये जो बंदा आया था ये बंदा इससे पहले किस कंपनी में था, अच्छा इस कंपनी में था, इस कंपनी में ग्रोथ क्या होती, हाँ यार ग्रोथ, अच्छा इन दो में से ये तीसरा बंदा है जो ग्रोथ में इसने इफेक्ट किया, इसको ऑन डाउन करो, डबल ऑफर दो। अच्छा, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत तमीज़ की भी बात आ जाती है। अब जिस तरह एयर लिफ्ट ने किया था, मैं बिल्कुल ओपनली नाम लूँगा, उसने क्या किया कि हर कंपनी से वो बंदे उठा के ले आई। ठीक है, बाद में बंदों को फेंका उसी तरह से जिस तरह से वो उठा के लाई थी, बल्क में उठा के लाई और बल्क में फेंका। मतलब थोड़ी बहुत तो तमीज़ भी होती है कि यार आप उसको नोटिस पीरियड के बदले में कि आप नोटिस पीरियड वहाँ से बेशक सर्व ना करें, आप छोड़ के आ जाएं, हम आपको इवन एक कंपनी की थी 3 लाख वो बोनस दे रहे थे, जॉइनिंग बोनस। थोड़ी बहुत तो यार एथिक्स भी होती है। तो अब ये तो नहीं है कि हंट करें, ठीक है कोई मसला नहीं है, कम से कम उनको ऐसी ऑफर तो नहीं देनी चाहिए कि आप नोटिस पीरियड सर्व करें या ना करें। आप नोटिस पीरियड नहीं सर्व करेंगे, आप एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको हम इतना बोनस दे देंगे। तो ये भी तो होना चाहिए। अगेन एथिक्स की बात तो आ जाती है, तो बहुत सी डीप चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर ज़रूर होना चाहिए। और हम जिस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं ना, जहाँ पे ये लोग आते हैं और छोड़ के जाते हैं, वहाँ पे वो अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। मतलब जिस तरह लेट्स सपोज अगर हम बात करें, और इसमें ये अगर आप कॉर्पोरेट लेवल पे देखेंगे ना, अगर आप एक चीज़ नोट भी ऑब्जर्व भी करें, जितने भी टॉप की पोजीशंस होंगी वो क्यों साल 2 साल रहती हैं, ज़्यादा बड़ी क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि वो प्लेयर्स होते हैं, ए प्लेयर्स जो कंपनीज को हिला रहे होते हैं, जब मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए वो जैसे 1.5 साल होगा 2 साल होगा, वो दूसरी कंपनी हंट डाउन उनको करेगी और वो खुद भी अप्रोच कर रहे होते हैं। तो अगेन जो होना चाहिए वो यही होता है, और अक्सर केसेस में यही होता है कि वो रूल्स एंड फॉलो करते हैं, 1 मंथ का नोटिस देते हैं। अच्छा एक और स्ट्रेटजी करते हैं, वो क्या करते हैं कि जॉब स्विच नहीं करनी होती उन्होंने, लेकिन अप्लाई करके वहाँ से अच्छा पैकेज लेके आ जाते हैं, ऑफर लेके आते हैं और यहाँ पे कहते हैं, और अक्सर केसेस में उनको हाई मिल भी जाती है। और अच्छा कंपनीज ने भी ये किया हुआ है, तब तक नहीं बढ़ाते जब तक उनके भाई कोई दे ही नहीं रहा इसको ऑफर। अच्छा जब ऑफर आ जाए तो फिर वो भी HR अलर्ट होता है, अच्छा यार हाँ वाकई में आ गई, अगर ये चला गया तो अब मसला होगा। मैं भी यही करूँगा। तो अब ये से अगर एथिक्स की हम बात की जाए तो वाकई में जो एथिक्सकल चीज़ें वो होनी चाहिए, लेकिन दिस वे, और जिसके अंदर आप ए प्लेयर और सारी चीज़ों में। तो अगेन वो जो तुम्हारी पार्टनर से बात हमारी स्टार्ट हुई थी कि पार्टनरशिप के अंदर भी आप हैं, और जब हम पहले भी बात कर रहे थे, और जब पार्टनर से हम उसको रोल असाइन करते हैं तो पहले तो रोल वही असाइन करें जो वो कर सकता है। ठीक है, और जब आप उसको रोल दे रहे हैं ना, तो आप ये भी एक्सपेक्ट करें 100% कर सकता है। ठीक है, या तो आप उसको दें, ठीक है, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100% नहीं कर सकता है, तो ये जो लिबर्टी आप इसको यहाँ पे दे रहे हैं ना, हम कहते हैं ना जिस तरह आप एक काम करते हैं उसी तरह बाकी सारे काम करते हैं, तो इसका मतलब है आप ये लिबर्टीज़ को और बाकी चीज़ों में भी देंगे। ठीक है, और अगर आपके पास मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो हो सकता है किसी को ज़्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए। अब आप ये सारी गेम कर रहे हैं इमोशंस पे, और हमने क्या कहा, बिजनेस इमोशंस पे रन नहीं होते। ठीक है, और बिजनेस रन होते हैं एक्शंस पे। तो जब आपने क्राइटेरिया चीज़ें सेट कर ली हैं, और जब हमने शुरू में भी बात की थी, जब फाउंडर्स जब बैठे हैं और आप रोल असाइन कर रहे हो, तो फाउंडर्स भी वो रोल लें, मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि आप अंडर कमिट करें और ओवर डिलीवर करें, कि आप इतना रोल लें कि आप उसको ईजिली कवर अप कर सकें, और बल्कि उससे ज़्यादा भी अगर थोड़ा सा कर सकते हैं तो वो करें, तब जाके चीज़ें होती हैं। तो ये, लेकिन ये वाली अप्रोच सही नहीं है कि आप जो है ना वो कहें कि जनाब 100% नहीं 20-30%, क्यों मार्जिन। ठीक है, अगर आप ये मार्जिन देना शुरू करेंगे तो यहाँ से ये लीकेज है। ठीक है, चलें एंड करते हैं, 49 मिनट्स का हो गया। काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन रही है, और मुझे अभी ये समझ नहीं आ रहा कि यार इसको टाइटल हमने क्या देना है। सोचते रहना, मिक्सअप होता है। ठीक है, चलें जी, फीडबैक दे दीजिएगा, और रोड मैपर बुक यहाँ पे है नहीं, मैं दिखा देता, वो आप डाउनलोड कर लें, और अगर डाउनलोड पहले तो परचेज़ करने की कोशिश करें, फ्री में अवेलेबल है यार, डाउनलोड कर रहे हैं, परचेज। पता है क्या, बुक्स जो होती है ना, या तो मुझे नहीं पता, मैं ओल्ड स्कूल हूँ या जो भी है, जब तक हाथ में पकड़ी हुई ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। वो हर किसी का अपना होता है। हाँ। लेकिन अगेन वो फ्री में मौजूद है roadmapper.com में,
डाउनलोड कर लें, जो इसको प्रिंट चाहिए वो प्रिंट ले लें। ठीक है, और फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।